बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7 जुलाई का आगाज़ हो गया एतवार के दिन का। बात करेंगे कि 5 जजेस, एक सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब और 4 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को अदलिया से निकालने के लिए, फ़ारिग करने के लिए आखिरी कार्ड जो है वो खेल दिया गया है। और इस वक्त बहुत उनके खिलाफ जो मुहिम है 5 जजेस के खिलाफ, उसमें बहुत शिद्दत आ चुकी है। आगे होगा क्या और कब तक वो बड़ी खबर आ सकती है? जुलाई जो है वो अहम से अहम तरीन क्यों हो गया है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कौन कौन है, कितने वोट चाहिए, क्या होगा, इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि जिन 5 जजेस को निकालने की सुप्रीम कोर्ट से, एक सुप्रीम कोर्ट से और 4 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकालने की कोशिश हो रही है। पहले देख लेते हैं कि इनके वो जराइम कौन से हैं जिस पे हुकूमत बहुत ज़्यादा नाला है, हुकूमत इन पे बरहम है। हुकूमत और हुकूमती इदारे जो है जिस चीज़ को हज़म नहीं कर पा रहे कि इन्होंने कौन सी ऐसी गुस्ताखियाँ की हैं। पहले आ जाते हैं मोहसिन अख्तर कैनी साहब पर। मोहसिन अख्तर कैनी, या चलें मलिक शहजाद साहब से शुरू करते हैं क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के एक ही जज हैं, वो उनके खिलाफ ये मुहिम चल रही है। मलिक शहजाद साहब का सबसे बड़ा जुर्म, जो सबसे पहला उन्होंने जुर्म किया था, वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनकर और 6 जजेस के उन्होंने नाम दिए थे जो इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन पिटिशन सुनने के लिए ट्रिब्यूनल्स के तौर पर 8 फरवरी को इंतखाबात में धांधली के केसेस पंजाब में 150 से ज़्यादा, बल्कि नहीं 176 केसेस सुनने के लिए, जो 176 आप अंदाज़ा लगाएं कि 176 सीटों पर PTI के साथ धांधली हुई है कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के ऊपर। तो 176 इलेक्शन पिटीशन सुनने के लिए मलिक शहजाद साहब ने 6 जजेस के नाम दिए थे। जस्टिस शाहिद करीम साहब, चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब, अनवार हुसैन साहब, आसिम हफीज़ साहब, राहील कामरान शेख साहब और मिर्ज़ा विकास रऊफ़ साहब। ये उनका पहला उनका जुर्म था। दूसरा उनका जुर्म ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस के हवाले से केस चल रहा था, उसमें इन्होंने तजावीज़ भिजवाई और उन तजावीज़ में इन्होंने बताया कि किस तरह से लाहौर हाई कोर्ट में भी मुदाखलत हो रही है और इस मुदाखलत को कैसे रोका जा सकता है। तीसरी इनकी गुस्ताखी ये थी कि इन्होंने ATC के लिए आज़ाद और ज़बरदस्त जजेस जो अपने पाँव पर खड़े हो सकें उनके नाम दिए थे, जिनमें से एक जज मोहम्मद अब्बास हैं जो इस वक्त ATC सरगोदा के जज हैं। चौथी इनकी गुस्ताखी ये है कि वकला को इन्होंने तौहीन अदालत की नोटिस भी दिए, सज़ाएँ भी दी। और पाँचवीं इनकी गुस्ताखी ये है कि इन्होंने जज मोहम्मद अब्बास जो ATC सरगोदा के जज हैं, जिन्होंने बहुत बड़े फ़ैसले दिए हैं PTI के जो 1 साल से कैद में जो वर्कर्स थे उनको रिहा किया, ना सिर्फ बल्कि 2 FIRों पे फैसला सुनाते हुए, केसेस पे फैसला सुनाते हुए उनको बरी किया। और उसके बाद उनके साथ जो कुछ हुआ, उन्होंने लेटर लिखा चीफ जस्टिस को। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने उसको सो मोटो में कन्वर्ट किया और उस पर प्रोसीडिंग जारी है, कंटेम्प्ट नोटिस हुए और अब वो मामला शाहिद करीम साहब के पास चल रहा है। तो ये तो हो गया मलिक शहजाद साहब की गुस्ताखियाँ। अच्छा, इनके ख़िलाफ़ एक एहतजाज भी हो रहा है, उसको मीडिया कवरेज भी दिलवाई जा रही है और बहुत कुछ इनके ख़िलाफ़ बहुत कुछ हुआ है। और दूसरा इनका एक जुर्म ये भी था, छठा जुर्म मुझे इनका याद आ गया, जो इनकी 2 तकारीर हैं जिसमें इन्होंने अपने जो लोअर जुडिशरी के जजेस को, जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस हैं, मातहत अदलिया के जजेस हैं, उनको कहा कि आप अपने हलफ पर चलें, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी से ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं है, आप इंसाफ करें और आपको अल्लाह आपका साथ देगा, लोग आपको दुआएँ देंगे। ये सारी बातें इन्होंने की। उसके बाद आ जाएँ जी दूसरे जज जिनको निकालने के लिए उनके ख़िलाफ़ भी रेफरेंस दायर हुआ और बहुत शिद्दत आ गई है, वो है मोहसिन अख्तर कैनी साहब। मोहसिन अख्तर कैनी साहब का पहला जुर्म कि वो उन 6 जज में शामिल हैं जिन्होंने ख़त लिखा सुप्रीम कोर्ट को। दूसरा उनका जुर्म यह है कि उन्होंने टेरियान केस में जो इमरान खान के ख़िलाफ़ दरख्वास्त है उसको नाकाबिल समात करार दिया था और बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला लिखा था। उसके बाद फिर जो कुछ हुआ, अभी टेरियान केस पे हम तफसील से बात कर चुके हैं। जो 3 जजेस का बेंच बनाया गया उसने फ़ैसला भी दिया और इन वाला फ़ैसला बरकरार रखा है जो इन्होंने मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने तहरीर किया था। फिर इनका एक और जुर्म यह है कि लापता अफराद के केसेस सुन रहे हैं, ख़ासतौर पर अहमद फरहाद के केस में जिस तरह के इन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी, अहकामात दिए, रिमार्क्स दिए। फिर एक और केस इनके पास गया, उसमें भी इन्होंने ऐसे अहकामात दिए जिस वजह से अहमद फरहाद हों या एक और शहरी थे उनको यानी रिकॉर्ड पर लाना पड़ा कि जी बिल्कुल ये फ़लाँ अथॉरिटी के पास हैं, फ़लाँ इदारे के पास हैं, फ़लाँ महकमे के पास हैं। और इन्होंने बहुत सख्त रिमार्क्स दिए और इन्होंने जो है वो लापता अफराद के जो इस्लामाबाद के केसेस हैं उस पर लार्जर बेंच बनाने की जो है वो की हुई है। आपके ये कि इन्होंने इसकी तजवीज़ दी हुई है और इन्होंने अपने ऑर्डर को उसको हिस्सा बनाया हुआ है और इन केसेस की लाइव प्रोसीडिंग का कहा हुआ है और बहुत कुछ है। तो ये इनका बहुत बड़ा जुर्म है। फिर आ जाएँ जस्टिस बाबर सत्तार साहब। बाबर सत्तार साहब का सबसे पहला जुर्म यही है कि वो 6 जजेस में शामिल हैं जो ख़त लिखने वाले हैं। दूसरा उनका जुर्म यह है कि उन्होंने जो MPOs जारी किए गए, अच्छा जो ये 6 जजेस हैं ना जो ख़त लिखने वाले, ये 6 जजेस वो हैं जिनके पास जितने भी MPOs ऑर्डर गए हैं PTI के वर्कर्स या आम शहरियों के, सब MPOs उन्होंने उड़ाए हुए हैं। तो बाबर सत्तार साहब ने इसके अलावा DC जो है इस्लामाबाद, इरफान वाज मेमन SSP ऑपरेशंस और SHO, इन 3 को उन्होंने शहरियार अफरीदी केस में
उन्होंने इनको जेल भेजने का फ़ैसला दिया हुआ है, जो फ़ैसला इस वक्त मुअत्तल है और दोबारा उस फैसले को, उस केस को नहीं लगा रहे हैं आमिर फ़ारूक साहब। दूसरा, इन्होंने जो है वो ऑडियो लीक्स केस सुन रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा फ़ैसला दिया है। अभी तो उन्होंने एक तरह से अबूरी एक हुक्म दिया है, जिसको चैलेंज कर दिया है इंटरम ऑर्डर को वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और फिर इन्होंने ये ऑडियो लीक्स केस जो सुन रहे हैं उसमें इन्होंने एक और ख़त लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि इनको क्या मैसेज दिया गया, और एक तकर्री भी है, उसको भी ये सुन रहे हैं, और बहुत सारे आम केसेस हैं इनके पास। तो ये इनके जराइम की भी बड़ी तवील एक फ़हरिस्त है। तारिक महमूद जहांगीरी साहब में, तारिक महमूद जहांगीरी साहब का पहला जुर्म 6 जजेस में शामिल हैं, ख़त लिखने वाले। दूसरा, वो बतौर ट्रिब्यूनल केसेस सुन रहे हैं इस्लामाबाद के 3 हल्कों NA 46, 47, 48, शोएब शाहीन साहब, आमिर मुग़ल साहब और अली बुखारी साहब। इन 3 में इन्होंने 6 अहकामात पास किए हुए हैं। पहला, इन्होंने ये कहा हुआ है कि फॉर्म 45, 46, 47, 48, 49 तमाम रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन दे। दूसरा हुक्म दिया है कि उसमें बैन एल्फी साथ दे। तीसरा, उन्होंने कहा बैन एल्फी गलत साबित होगा तो उसको जेल भेजा जाएगा। फ्रांसिक इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से बाहर से करवाएंगे। इन्होंने कहा है कि जो नहीं आ रहा उनके वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे। इन्होंने कहा कि जो नहीं आ रहे उनके इश्तिहारात जारी होंगे, एक्स पार्टी कर देंगे, डिले नहीं होने देंगे, कानून के मुताबिक जो टाइम पीरियड है उसमें फ़ैसला करेंगे। ये है इनका जुर्म। फिर ये जो नया बेंच बना था टेहरान केस, वो इनकी सरबराही में बना था, वो भी इनका एक जुर्म है। फिर आ जाएँ 5वें जज अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब। अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब 6 जज के ख़त जो है उसमें ये भी इनके साइन हैं, ये भी ख़त लिखने वाले हैं। टेहरान केस में जो पहला बेंच बना था आमिर फ़ारूक साहब के साथ, उसका हिस्सा थे। टेहरान केस का फ़ैसला अभी जो है वो अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने लिखा है, जो दूसरा फ़ैसला है, और ये नए बेंच की तश्कील पे फ़ैसला था, और फ़ैसला वही बरकरार रखा है जो 2 रुकनी बेंच था, जिसमें अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब और मोहसिन तरकानी साहब थे। लेकिन जिस तरह से बेंच टूटा, तश्कील पाया, उस सारे पे उन्होंने लिखा है, और MPOs उड़ाते रहे। और बहुत से ये केसेस में, जैसे जो इमरान रियाज खान साहब को हज पर जाने की इजाज़त देना, और इस तरह के बहुत सारे, वो तो अभी कंटेम्प्ट लगी हुई है इमरान भाई वाली, वो 8 जुलाई को। तो ये है अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब का जुर्म। तो इन 5 जजेस के ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स दायर हो गई हैं और बहुत मुहिम चलाई जा रही है। अच्छा, 5-6 सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ये वही अकाउंट्स हैं जिनके ऊपर ऑडियोज़ लीक होती थी, ये वही अकाउंट्स हैं जिन पे PTI के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता था, ये वही अकाउंट्स हैं जिन पे बनी बनाई इमरान खान के खिलाफ झूठी और बिलो द बेल्ट स्टोरीज आती थी, ये वही अकाउंट्स हैं जिन पे जजेस के खिलाफ चीज़ें आती हैं। और ये अकाउंट्स जो हैं, यानी आप देख लें कि जब मतलब अब क्या बंदा बात करे कि पहले यानी कंप्लेंट आम बंदा दायर कर रहा है, लेकिन उस कंप्लेंट के बारे में इन्हीं अकाउंट्स को पहले से पता था, और ये सुबह से बता रहे थे कि आज इन 3 जजेस के हवाले से कुछ दायर होने जा रहा है। यानी इन 3-4 अकाउंट्स को पहले से पता था। फिर ये फुल स्टॉप कॉमा भी नहीं बदलते, कॉपी पेस्ट चीज़ें जो है वो इकट्ठी ट्वीट करते हैं। 4-5 अकाउंट्स हैं। अब आ जाए इस बात पर कि ये शिकायत तो आ गई, अब आगे क्या होगा। देखें, ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने इनको टेकअप करना है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सरबराह हैं, चेयरमैन है काजी फाइज ईसा साहब बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ही उसका जो है वो चेयरमैन होता है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का। 2 और मेंबरान हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब। 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम खान काकर साहब। अब आ जाए इस बात पर कि जब ये कंप्लेंट्स आई हैं तो पहले से तो ये तरीक़ाकार रहा है कि जो चेयरमैन होता है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का, वो सुप्रीम कोर्ट के जो 2 और मेंबर हैं जज, उनमें से किसी एक को भेजता है और उन्हें कहता है कि आप इस पर ओपिनियन दें कि ये शिकायत काबिल इस्तेमाल है भी या नहीं, इसको आगे भी बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए। अब काजी साहब ये मामला मंसूर अली शाह साहब को भेजते हैं या मुनीब अख्तर साहब को भेजते हैं, ये देखना होगा वो इस पर क्या ओपिनियन देते हैं। अगर वो इस पर ओपिनियन देते हैं कि ये काबिल इस्तेमाल नहीं है, तो क्या फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल दोबारा इस पर गौर करेगी, वोटिंग होगी। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि काजी साहब के पास नंबर गेम क्या है। देखें, एक तो पहली बात यह है कि अगर इसमें मामला आएगा इन जो 4 जजेज़ हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो क्या उसमें आमिर फ़ारूक साहब बैठ भी सकते हैं या नहीं बैठ सकते। उसकी वजह यह है कि आमिर फ़ारूक साहब का एक डायरेक्ट इन जजेज़ के साथ एक कन्फ्लिक्ट है, और उन जजेज़ ने इनके ऊपर अदम एतमाद किया हुआ है, लेटर लिखा हुआ है, इनके खिलाफ फैसले दिए हुए हैं, आमिर फ़ारूक साहब के खिलाफ इनके फैसलों को उड़ाया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आमिर फ़ारूक साहब नहीं बैठ सकेंगे तो फिर पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो जो है इसमें बतौर मेंबर बैठेंगे। लेकिन काजी साहब को अगर 3 वोट चाहिए और अगर आमिर फ़ारूक साहब बैठते हैं तो फिर काजी फाइज ईसा साहब, और जो वकला के अंदर बात है कि आमिर फ़ारूक साहब, काजी फाइज ईसा साहब, और तीसरे जो हैं वो हाशिम खान काकर साहब जो हैं, उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो काजी साहब के साथ जाएंगे, उनके बारे में ये तासुर है। तो काजी साहब के पास बहरहाल सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में अक्सरियत है।
अगर आमिर फारूक साहब बैठते हैं और अगर पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठते हैं तो उनका देखना होगा कि उनका क्या है। उनका मैंने किसी से परसेप्शन ली नहीं है कि वो उनकी जो है वो क्या सूरत हाल होगी। तो ये है सूरत हाल। अच्छा, जुलाई जो है इसमें कोई बड़ी चीज़ हो सकती है, इसलिए हो सकती है कि 15 जुलाई से जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। काजी फैसल साहब ने इस बार जो है वो 1 माह की छुट्टियां मनसूख कर दी जजेस की। 15 जून से शुरू होती हैं। काजी साहब ने 15 जुलाई तक मनसूख कर दी कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस बहुत ज़्यादा हैं। जजेस की छुट्टियां मनसूख करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं उनकी तादाद 58,000 से तजावुज़ कर गई है। 3,000 से ज़्यादा केसेस ज़ेर इल्तवा हो गए उमरता बंदयाल साहब के जाने के बाद। और किसी भी सुप्रीम कोर्ट मतलब ये बहुत बड़ी तेज़ी से सुप्रीम कोर्ट के केसेस में इजाफा हो रहा है, क्योंकि काजी साहब इस वक्त लगे हुए हैं PTI के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं या जो डायरेक्ट जिसमें हुकूमत और इस निज़ाम का मफाद है उन केसेस में, और उसके ऊपर चीज़ें हो रही हैं। और अब तो वीलॉग्स में बात हो रही है कि जनाब क्योंकि जजेस की जोड़ तोड़ में चीज़ें लगी हुई हैं, अपनी एक्सटेंशन के ऊपर चीज़ें लगी हुई हैं, तो इसलिए फोकस नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ज़ेर इल्तवा केसेस बढ़ गए हैं। तो जुलाई में क्योंकि ये भी हो सकता है कि मंसूर अली शाह साहब ने या मुनीब अख्तर साहब ने छुट्टी जाना हो और उससे पहले फिर इनको टेकअप कर लिया जाए, जुलाई के अंदर टेकअप कर लिया जाए, तो ये भी हो सकता है। और फिर ये पता चलेगा कि इन शिकायत पे क्या हुआ, क्या इस पे पहले एक नोटिस हो सकता है और फिर उस नोटिस के बाद जो है वो जो जवाब देता है वो जज जिसके खिलाफ कंप्लेंट होती है, तो फिर उस पर फैसला किया जाता है कि अब इसको शोकॉज नोटिस करना है या नहीं करना। शोकॉज हो तो फिर मामला आगे बढ़ता है। तो अगर किसी जज को शोकॉज नोटिस होता है तो वो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर सकता है, लेकिन उसमें भी बेंच काजी फाइज ईसा साहब ने बनाना है और काजी फैसल साहब ने, मंसूर अली शाह साहब ने, मुनीब अख्तर साहब ने। लेकिन उसमें अब मसला ये है कि मंसूर अली शाह साहब हर मामले में बेंचों की तश्कील में काजी फैसल के साथ जाते हैं, और जब वो काजी फैसल के साथ जाते हैं तो उनको रेस्क्यू करते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ों में पूरी तरह से अपना किरदार अदा करते हैं मंसूर अली शाह साहब, क्योंकि आप देखें कि जो बेंच बना था जो इनके हवाले से जो मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के हवाले से, उसमें काजी फैसल साहब ने अपने ग्रुप के जजेस का बेंच बनाया और उनकी दरख्वास्त जो है उसको एक तरह से उस पर स्टे नहीं दिया उन अमीनुद्दीन खान साहब वगैरह ने। आई थिंक अमीनुद्दीन खान साहब भी थे, जमाल खान मंदुखेल साहब भी थे, मुझे याद नहीं, लेकिन वो काजी फैसल साहब के ग्रुप के जजेस थे और उन्होंने मज़ाहिर साहब का वो केस सुना था। तो ये भी हो सकता है कि अगर मंसूर अली शाह साहब ने अपना मतलब जो वोट है वो काजी साहब के हक़ में दिया, तो फिर ऐसा बेंच भी बन सकता है कि इन 5 जजेस में से किसी को शोकॉज नोटिस होता है तो उसको शोकॉज नोटिस जो हो उस पर उसका कुछ भी ना बने और उसको फारिग कर दिया जाए। देखें, हुकूमत ने तो अपने कार्ड और हुकूमती इदारों ने खेल दिए हैं। अब सारी गेम सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम जुडिशल कौंसल के सामने है। और सुप्रीम जुडिशल कौंसल क्या करती है, मैंने आपको बता दिया कि 5 ये मेंबर होते हैं हुकूमत का, इसमें कोई मेंबर नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत का कॉन्फिडेंस काजी फैसल ईसा साहब पर है। और काजी साहब के साथ जो है वो आमिर फारूक साहब सुप्रीम जुडिशल कौंसल के मेंबर हैं, और तीसरे मेंबर जो अगर काजी साहब के हक़ में जिनका समझा जाता है कि वो काजी साहब के साथ हैं, वो हाशिम खान काकड़ साहब हैं। और बहरहाल मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब का तो बिल्कुल नहीं लगता कि वो इनके जजेस के वो निकालने के हक़ में वोट दें, क्योंकि वो ये बखूबी जानते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्यों इन जजेस के ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स आई हैं, शिकायत आई हैं। तो जुलाई मैंने आपको बता दिया कि बहुत अहम से अहम तरीन हो गया है। देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।